जैसे हर कोई बोलता है कि भाई उसको अपने देश के लिए कुछ करना है। बिल्कुल। लेकिन एक अंदर से था पहले से कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। बचपन से ही मतलब जब मैं कॉलेज में भी था सेंट स्टीफेंस में, तो मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा था। तो कॉर्पोरेट लाइफ में जाने के बहुत सारे ऑप्शंस थे, अच्छा पैकेज मिल सकता था उस टाइम पे। लेकिन मैं प्लेसमेंट के लिए गया ही नहीं, मैंने प्लेसमेंट का फॉर्म भी नहीं फिल करा, क्योंकि कभी ऐसे कॉर्पोरेट लाइफ में इंटरेस्ट नहीं बना। हमेशा से था कि गवर्नमेंट में जाना है, ब्यूरोक्रेसी में जाना है और एडमिनिस्ट्रेशन में जाके करना है काम। तो आई थिंक कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अंदर से ही आती हैं कि हाँ डाला। तो अपना नाम देखा तो बहुत खुश हुआ। मेरा कमरा 2nd फ्लोर पे है, तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे आया दौड़ते हुए पेरेंट्स को बताने के लिए। तो मैंने बताया तो सब बहुत खुश थे, सबकी आंखों में आंसू भी थे। बहुत कंफ्यूज था कि लिस्ट को स्क्रॉल करके अपना नाम देखूं या फिर डायरेक्ट रोल नंबर डाल दूं। तो फर्स्ट पेज तो मैंने पढ़ लिया था। फर्स्ट पेज पे मेरे एक फ्रेंड का भी नाम था। फिर मैं ये था कि हाँ 8-9 घंटे पढ़ाई करनी ही है और अपने टारगेट्स जो हैं वो वीकली और मंथली पूरे करने ही हैं। में तो मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी, वो मैंने बहुत जल्दी दे दिया था। दूसरे अटेम्प्ट में फिर मुझे लगता है कि कुछ कमियां रह गई, जैसे टेस्ट सीरीज ज़्यादा ना देना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने सॉल्व नहीं करे थे बहुत अच्छे से प्रीलिम्स में। बिल्कुल। और तो यही दोनों चीज़ें हैं। आई थिंक आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रीलिम्स के लिए सॉल्व करने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स रिव्यू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी एस्पिरेंट्स को पता है कि यूपीएससी 2021 का रिजल्ट आ चुका है और इसी श्रेणी में आज हमारे साथ रोहित सिंह सर है, जिनका 480 रैंक के साथ अंतिम रूप से चयन हुआ है। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि सर की क्या स्ट्रेटजी थी, सर ने कौन सी कोचिंग ज्वाइन की, सर का कौन सा अटेम्प्ट था, क्या ऑप्शनल है और आखिर यूपीएससी में किस प्रकार उन्होंने सफलता हासिल की। हेलो सर, सबसे पहले आपको और आपके पूरी फैमिली को हमारी टीम की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए। मेरा नाम रोहित सिंह है। मैंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद से करी है। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हुआ है और मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में जेएनयू से किया है। ओके सर, कब से आपको लगा कि आखिर मुझे यूपीएससी की और मोहरी करना और आखिर मुझे यूपीएससी में आईएएस आईपीएस या फिर आईएएस बनना है? तो जब क्लास 11th में हम आए तो उस समय स्ट्रीम चूज़ करने का जो है पहली बार ऑप्शन आया कि आपको साइंस में जाना है कि कॉमर्स में जाना है कि आर्ट्स में जाना है। तो उस टाइम मेरा एडमिशन जो है वो साइंस में ही था। तो जब मैंने साइंस के सेक्शन में मैं गया, मैंने 2 हफ्ते बाद पढ़ाई करी उसमें। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब्जेक्ट जो है मेरे लिए नहीं है और मेरे को अपनी स्ट्रीम जो है बदलनी चाहिए। बिल्कुल। तो तब मैंने घर पे आकर के बात करी कि मेरे को आर्ट्स में जाना है। तो काफ़ी डिबेट हुई उस टाइम घर पे कि आर्ट्स में जाना चाहिए कि नहीं, पर मैंने सबको मनाया कि नहीं भाई मुझे आर्ट्स में ही जाना है। फिर जब उसमें हो गया तो फिर उसमें जो सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन था वो सिविल सर्विसेज ही था। बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे अपने सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ना है और इसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। ओके। लेकिन सर, सिविल सर्विस की तैयारी आखिर आपको क्यों करनी है, क्या करना चाहते हो सिविल जैसे आईएएस आईपीएस बनने के बाद में? तो वही है कि जैसे हर कोई बोलता है कि भाई उसको अपने देश के लिए कुछ करना है। बिल्कुल। लेकिन एक अंदर से था पहले से कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। बचपन से ही मतलब जब मैं कॉलेज में भी था सेंट स्टीफेंस में, तो मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा था। तो कॉर्पोरेट लाइफ में जाने के बहुत सारे ऑप्शंस थे, अच्छा पैकेज मिल सकता था उस टाइम पे। लेकिन मैं प्लेसमेंट के लिए गया ही नहीं, मैंने प्लेसमेंट का फॉर्म भी नहीं फिल करा, क्योंकि कभी ऐसे कॉर्पोरेट लाइफ में इंटरेस्ट नहीं बना। हमेशा से था कि गवर्नमेंट में जाना है, ब्यूरोक्रेसी में जाना है और एडमिनिस्ट्रेशन में जाके करना है काम। तो आई थिंक कुछ चीज़ें जो होती हैं वो तब से आपको लगा कि आखिर मुझे नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्तों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। इस बार अराउंड 11 लाख लोगों ने यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल किया है। आप में से कुछ लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा और कुछ लोग चाहते हैं कि और इम्प्रूवमेंट लाऊं अपने अंदर। तो आपका एग्ज़ाम कैसा गया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इन सब बातों के बीच में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा। यूपीएससी 2023 एस्पिरेंट के लिए आपको तो पता ही है, प्रेपलडा का यूपीएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कंटेंट अभी तक मार्केट में सबसे बढ़िया कंटेंट है, जो प्रेपलडा की ड्रीम टीम मतलब इंडिया के टॉप यूपीएससी फैकल्टीज़ ने बनाया है।
और इसी शानदार और कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट की वजह से इस बार 88% क्वेश्चंस डायरेक्ट प्रेप लैडर के कंटेंट में से आए हैं। प्रेप लैडर से पढ़ना आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट है, तो अब पढ़ो उतना चाहिए जितना। प्रेप लैडर ने यूपीएससी मिशन 2023 लॉन्च कर दिया है। लाखों रुपए और गांव छोड़कर दिल्ली आने की अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रेप लैडर यूपीएससी का बहुत ही शानदार क्वालिटी का मटेरियल अपने एक्सपर्ट फैकल्टी की मदद से तैयार करके आपको केवल 6900 में उपलब्ध करवा रहा है। यूपीएससी जीएस का सारा सिलेबस इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। इसमें आपको 500 घंटों से भी अधिक वीडियो लेक्चर, 7000 से भी अधिक क्वेश्चन बैंक, मॉक टेस्ट, प्रेप टेस्ट, करंट अफेयर्स और भी सारा मटेरियल। मुझे तो पता है कि इनका कंटेंट बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता। दोस्तों, अगर आप आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलेगा 24 आवर्स के लिए प्रेप लैडर के प्रीमियम कंटेंट का फुल एक्सेस, वो भी एकदम फ्री। तो देरी किस बात की, आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपनी यूपीएससी की जर्नी को शानदार और बेहतरीन बनाएं। धन्यवाद। कॉलेज का नाम मेंशन किया, सेंट स्टीफन कॉलेज। सर, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में जाने से आपका कितना यूपीएससी में बेनिफिट हुआ? तो कॉलेज का माहौल काफ़ी अच्छा था, पढ़ाई का काफ़ी अच्छा माहौल था सेंट स्टीफेंस में। और उसके अलावा मैंने कई सारे यूथ पार्लियामेंट्स में जो है पार्टिसिपेट करा अपने कॉलेज के टाइम पे। बिल्कुल। और मैं कॉलेज की लीडरशिप सेल का भी पार्ट था, तो वहाँ पे कई सारे डिग्निटरीज आते थे, कई सारे ऑफिसर्स भी आते थे जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे, तो उनको देख के भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता था कि हाँ उस जगह पे जाना है। ओके सर, जैसा कि इस बार रिजल्ट में सेंट स्टीफन के स्टूडेंट्स बहुत सारे सेलेक्ट हुए हैं, इवन पिछली बार मैंने इंटरव्यू लिया वो भी सेंट स्टीफन से थे। तो आखिर सर उस कॉलेज के अंदर क्या पहले से भी तैयार करवाते कि आप कैसे आईएएस की तैयारी करें, या फिर कैसे करें, सिलेबस साथ में करवाते थे, या फिर कैसे तैयारी करवाएं उनको? तो कॉलेज का एक हिस्ट्री है, कॉलेज में एक ट्रेडिशन रहा है बहुत शुरू से ही, इवन कॉलोनियल टाइम से, कि वहाँ के बच्चे जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। उसके अलावा कॉलेज में एक सिविल सर्विसेज फोरम है जो काफ़ी स्टूडेंट्स की हेल्प करता है सिविल सर्विसेज का सिलेबस समझने में, और सिलेक्टेड ऑफिसर्स को बुला करके बच्चों को बताने में कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कैसे काम होता है। बाकी कॉलेज का माहौल था, कॉलेज में अच्छी लाइब्रेरी थी पढ़ने के लिए, तो आई थिंक कॉलेज का जो एटमॉस्फेयर था वो भी जो है काफ़ी इंस्पायर करता है कि आप ऐसे सपने देखें। ओके सर, जैसे कि आपने 11th के बाद में आर्ट्स स्ट्रीम चूज की, देन उसके बाद में आखिर आपको लगा यूपीएससी करना है, लेकिन सर किसी भी काम को जब अपने स्टार्टिंग करते हैं उसके बाद में उसको बहुत स्टार्टिंग के दौरान बहुत कठिनाई आती है, क्या चूज करें, ये वो मटेरियल कहाँ से लाएं, ये तो सर यूपीएससी की तैयारी में स्टार्टिंग कैसे किया आपने? तो मेरे साथ भी वही था कि स्टार्टिंग में नहीं पता था कि कैसे पढ़ना है, तो फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। मैंने 2019 में राउज आईएएस 12 खंबा रोड मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया, और मेरा वीकेंड था, वीकेंड पे कोचिंग होती थी, तो मैंने 1 साल तक जो है वहाँ पे अपनी कोचिंग करी अपने एमए के साथ साथ। तो उससे जो है मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया कि हाँ क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ओके तो सर, जैसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको यूपीएससी के सिलेबस को समझने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि सर जब तैयारी करते हैं तो सारे एस्पिरेंट्स या फिर सारे टॉपर्स बोलते हैं कि आपके पास यूपीएससी के सिलेबस और पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होने बहुत अनिवार्य है। तो सर सिलेबस को समझने में बहुत सारे एस्पिरेंट्स को दिक्कत हो रही है, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे, कैसे समझें सिलेबस? सिलेबस को ध्यान से पढ़ें, सिलेबस के टॉपिक्स जो हैं वो आप देखेंगे उसमें क्या क्या है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपकी स्टैंडर्ड बुक से कवर हो रहे हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो करंट अफेयर से आते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे, यूपीएससी उस सिलेबस के उस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, तो आपको उसको कितना टाइम देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। तो आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस को साथ में लेकर के देखें, एनालाइज करें, और फिर अपने रिसोर्सेज डिसाइड करें कि आपको कहाँ से कौन सी चीज़ कैसे पढ़नी है। ओके सर, जब 30 तारीख को यूपीएससी का रिजल्ट आया था, उस दिन का क्या माहौल था, और आपके पेरेंट्स और आपके भाई का और जो भी आपके रिश्तेदार था उनका आपके प्रति क्या रिएक्शन रहा? तो सब लोग काफ़ी 2-3 दिन से ही काफ़ी वरीड थे कि आने वाला है, क्योंकि पहले ये था कि फ्राइडे को आ जाएगा, सैटरडे को आ जाएगा, फिर वो मंडे को आया, तो सब 2-3 दिन से काफ़ी परेशान थे। ज़्यादा घर में बातचीत भी नहीं हो रही थी आपस में कि क्या बात करें। लेकिन और जिस दिन आया तो उस दिन मैं काफ़ी सुबह से ही काफ़ी नर्वस सा था। जब रिज़ल्ट का PDF आ ही गया दोपहर में, तो फिर मैं थोड़ा रोना सा हो गया
मैंने कहा कि पता नहीं अंदर क्या होगा, तो बिल्कुल। खोल के देखा, फिर अपना रोल नंबर डाला, तो अपना नाम देखा तो बहुत खुश हुआ। मेरा कमरा सेकंड फ्लोर पे है, तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे आया दौड़ते हुए पेरेंट्स को बताने के लिए। तो मैंने बताया तो सब बहुत खुश थे, सबकी आंखों में आंसू भी थे। ओके सर, जब पीडीएफ में अपने नाम और रोल नंबर डाल रहे थे उस टाइम हाथ की जो अंगुलियां और उसके प्रति मतलब जो आप कैसा रिएक्शन था आपके अंदर, बहुत कंफ्यूज था कि लिस्ट को स्क्रॉल करके अपना नाम देखूं या फिर या फिर डायरेक्ट रोल नंबर डाल दूं। तो फर्स्ट पेज तो मैंने पढ़ लिया था, फर्स्ट पेज पे मेरे एक फ्रेंड का भी नाम था। फिर मैंने सोचा कि अब रोल नंबर ही डालते हैं, तो बहुत सारे नाम है, इतना तो पेशेंस भी नहीं हो रहा है अब, बिल्कुल। तो रोल नंबर ही डाला। आखिर जब आपका आखिर आप जब उस लिस्ट में नाम आया, फिर उसके बाद में आपको बहुत खुशी लगी कि आखिर मेरी 3 साल की मेहनत मतलब आज आखिर। जी, काफ़ी सेटिस्फाइड और काफ़ी ग्रेटफुल हूँ सबके लिए जिन्होंने भी हेल्प किया। ओके सर, बात करते हैं अभी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। आपका ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट है और अभी उसकी आपने प्रिपरेशन कैसे की? तो मेरा ऑप्शनल PSIR है, तो मैंने जो है GS स्कोर में पीयूष चौबे सर से ओके। ऑप्शनल की कोचिंग करी थी, और शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स भी फॉलो करे थे एग्जाम टाइम में। ओके सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने सेंट स्टीफन के दौरान इकोनॉमी ऑनर्स था और अभी देन उसके बाद आपने ऑप्शनल लिया था पॉलिटिकल ऑनर्स, तो सर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि इको ऑनर्स करते हुए और फिर UPSC का सिलेबस जब मैंने इकोनॉमिक्स का देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा टफ है, इसमें थोड़ा सा मुश्किल है इसको पढ़ना, सारी डायमेंशंस कवर करना। फिर मेरे को पॉलिटिकल साइंस में भी इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा कि मैं मास्टर्स कर लेता हूँ पॉलिटिकल साइंस में। बिल्कुल। तो फिर मैंने JNU में एडमिशन लिया और मैंने 2 साल जो है पॉलिटिकल साइंस में MA करा, इसलिए मैंने जो है PSIR ऑप्शन भी चूज़ किया फिर। ओके सर, JNU में जाने के बाद में इस बार JNU से भी बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, वहाँ का माहौल के बारे में क्या बताना चाहेंगे और वहाँ जाने से अपने आप के अंदर कितना इम्प्रूवमेंट होता है? तो JNU का कैंपस एटमॉस्फेयर बहुत ही काम और पीसफुल है, बहुत बड़ा कैंपस है, लाइब्रेरीज़ हैं, तो आप वहाँ पे बैठ करके आराम से पढ़ सकते हैं। फिर JNU में आप लीडरशिप स्किल्स और कई सारी ऐसी चीज़ें जो आप सीखते हैं, आपके प्रोफेसर्स बहुत अच्छे होते हैं वो जो आपको पढ़ाते हैं। बिल्कुल। आपकी क्लासेस में काफ़ी लाइवली डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं। उसके अलावा क्योंकि वहाँ पे सारे बच्चे जो हैं वो उनकी लाइफ में एक पर्पज़ होता है, तो काफ़ी ऐसे चाय पे कॉफ़ी पे काफ़ी डिबेट्स होती हैं, तो JNU का माहौल काफ़ी अच्छा है पढ़ने के लिए, ओके सर, अगर आप या पॉलिटिक्स करने के लिए भी अगर आप चाहें तो। ओके सर, अगर आपके हॉबीज़ के बारे में जानना चाहे तो सर आपके हॉबीज़ क्या हैं और अभी आपके मतलब पढ़ाई के साथ साथ हॉबीज़ को कितना टाइम देते थे? तो हॉबीज़ ऐसा कुछ स्पेसिफिकली तो नहीं, लेकिन बैडमिंटन खेलना या वेब सीरीज़ देखना, ओके बस ऐसे ही है। ओके सर, UPSC में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही एक महत्वपूर्ण कला है। अगर आप जब प्रिपरेशन करते थे उस टाइम टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार करते थे? जैसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट जब तैयारी करते हैं तब सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक 1 घंटा ये पढ़ेंगे, उसके बाद ये व्यायाम, उसके बाद खाना, तो आपने कैसे टाइम टेबल बनाया? तो मेरा टाइम टेबल ऐसे डेली का कोई स्केड्यूल नहीं होता था, मेरे मंथली और वीकली टारगेट्स होते थे कि इस मंथ में ये वाले सब्जेक्ट्स पढ़ लेने हैं और इस वीक में ये टॉपिक्स हैं जो मुझे कवर करने हैं। बिल्कुल। बाकी मैं डेली टारगेट इसलिए नहीं रखता था ताकि मेरे को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि मुझे सुबह पढ़ना है या दोपहर में पढ़ना है, या मैं किस टाइम ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ उस दिन पढ़ने के लिए, क्या मुझे कहीं बाहर जाना है या जो भी है। तो मैं डेली जो है, लेकिन डेली ये था कि हाँ 8-9 घंटे पढ़ाई करनी ही है और अपने टारगेट्स जो हैं वो वीकली और मंथली पूरे करने ही हैं। तो आप अगर टारगेट सेट करके पढ़ाई करें तो ज़्यादा अच्छा है। ओके सर, आपका किस टाइम मतलब पढ़ने का मन करता था? रात में समय, सुबह के टाइम या फिर दोपहर के समय? तो मैं ज़्यादातर दिन में ही पढ़ता हूँ, तो मेरी पढ़ाई जो है लगभग 10 बजे के आसपास स्टार्ट होती थी। रात में मैं नहीं पढ़ पाता था ज़्यादा, तो मैं 11 बजे के आसपास सो जाता था। ओके सर, मेंस में आंसर राइटिंग किस प्रकार कर रहे हैं? क्योंकि सर आंसर राइटिंग की बलबूते पे हम अगर अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, उसी की अच्छी रैंक ला सकते हैं, तो आपने किस प्रकार आंसर राइटिंग इम्प्रूव की? तो आंसर राइटिंग की जो स्किल है वो आप पहले देखें कि आप पहले अपना सिलेबस कम से कम एक बार कंप्लीट करें ताकि आपके पास कंटेंट हो कि आप उसको लिख सकें। डे 1 से मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट करना तो प्रिस्क्राइब नहीं करूँगा, तो आप पहले देखें कि आपका सिलेबस कंप्लीट है, उसके बाद आप आंसर लिख करके देखें कि आप कैसा लिख पा रहे हैं,
आपको किस चीज़ में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अगर आपकी स्किल अच्छी है, अगर आपको लगता है कि आप आंसर का स्ट्रक्चर ठीक से फॉर्म कर पा रहे हैं, तो फिर आप अपना ज़्यादा फोकस कंटेंट पे करें, अपना कंटेंट बिल्डअप करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका आंसर का स्ट्रक्चर ठीक से नहीं हो रहा है, तो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स की कॉपीज़ देखें, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं उसके लिए। वहाँ से आपकी कॉपीज़ ठीक से जो है चेक होके आएंगी। तो उसके बेसिस पे अपने आप को एनालाइज करें और फिर जो है उस चीज़ को इम्प्रूव करें। और एक बार आपने अपना स्ट्रक्चर लिखने का इम्प्रूव कर लिया, फिर अपना मेन फोकस प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद अपने कंटेंट पे जो है ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आपको मार्क्स तो आपके कंटेंट के ही मिलने हैं। जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे आपके पास आंसर में लिखने के लिए, तो यस। ओके सर, बात करते बहुत सारे टॉपर्स में या फिर टॉपर टॉल्क में देखते हैं कि बताते हैं कि न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहिए। तो सर आपने कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो किया, और न्यूज़पेपर में कौन कौन से पार्ट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हीं को पढ़ना चाहिए केवल? तो मैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ता था। तो न्यूज़पेपर में वैसे तो आपको पूरा न्यूज़पेपर एक बार ग्लिम्स करना चाहिए ही कि क्या क्या चल रहा है। फ्रंट पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा गवर्नमेंट वाला पेज कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ आ रही हैं, क्या क्या चल रहा है। पार्लियामेंट का सेशन है तो उसको भी फॉलो करें कि पार्लियामेंट में कौन कौन सी डिबेट्स हो रही हैं, कौन कौन से बिल्स पेश हो रहे हैं। उसके अलावा एडिटोरियल वाले पेज, एडिटोरियल्स देखें आप, सारे एडिटोरियल्स को पढ़ें। इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सप्लेन्ड वाला सेक्शन आता है बहुत अच्छा, उसको फॉलो करें, उसको पढ़ें। ओके जैसा कि सर अक्सर देखते हैं कि जब यूपीएससी का इंटरव्यू होता है, देन जैसे आज इंटरव्यू है आपका, और उसी के आज के न्यूज़पेपर से कभी कभी क्वेश्चन उठाकर पूछे जाते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि मेरा इंटरव्यू मॉर्निंग सेशन में ही था। बिल्कुल। लेकिन जिन बच्चों का इंटरव्यू आफ्टरनून सेशन में होता है, उनसे कई बार जो है वो उस दिन के न्यूज़पेपर के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ओके सर, इंटरव्यू के दौरान की बात करते हैं। आपका इंटरव्यू सर कैसा गया था उस टाइम, और मतलब कितने मार्क्स आए इस बार इंटरव्यू में आपके? तो मेरे इंटरव्यू में 160 मार्क्स आए हैं। ओके ओके। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं सर यूपीएससी के इंटरव्यू से मतलब घबराते हैं कि कैसे पूछते हैं सवाल, मतलब एक दो क्वेश्चन आप बता दीजिए ताकि एस्पिरेंट्स जो तैयारी करें उनको हकीकत से रूबरू हो सकें। तो पहली बात तो ये है कि इंटरव्यू जो एक्चुअल इंटरव्यू के सवाल होते हैं वो आपके मॉक इंटरव्यू से बहुत आसान होते हैं। क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स ऑनर्स में था, तो मेरे से इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी सवाल उन्होंने पूछे थे, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, एयर इंडिया के ऊपर, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो डाउन क्यों हो रही है, जेम पोर्टल क्या होता है। तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी सारे सवाल थे। बाकी कुछ जनरल जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, महात्मा गांधी के ऊपर भी सवाल थे। सर बात करते हैं, आपका तीसरा अटेम्प्ट था। जब फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, देन उसके बाद तीसरे अटेम्प्ट में आपने आखिर सफलता हासिल की। सर 2 अटेम्प्ट में आपने क्या क्या गलतियाँ की जिसकी वजह से नहीं हो पाया प्रीलिम्स? तो मेरे पहले अटेम्प्ट में तो मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी, वो मैंने बहुत जल्दी दे दिया था। दूसरे अटेम्प्ट में फिर मुझे लगता है कि कुछ कमियां रह गई, जैसे टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा ना देना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने सॉल्व नहीं करे थे बहुत अच्छे से प्रीलिम्स में। बिल्कुल। और तो यही दोनों चीज़ें हैं। आई थिंक आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रीलिम्स के लिए सॉल्व करने चाहिए, ताकि आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की एक आदत हो जाए। और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं 2013 ऑनवर्ड्स स्पेशली, वो आप जो है उसको कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व करें, ताकि आपको लगभग हर क्वेश्चन का आंसर भी जो है याद हो जाए। बिल्कुल। ताकि आपको यूपीएससी का पैटर्न एनालाइज करने में आसानी हो जाए, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो मॉक टेस्ट से बहुत डिफरेंट होता है। बिल्कुल। सर जैसा कि अभी 5 जून मतलब आने वाले संडे को प्रीलिम्स होने जा रहा है, बहुत सारे एस्पिरेंट जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं, किन्हीं का दूसरे टाइम अटेम्प्ट है, किन्हीं का तीसरे टाइम अटेम्प्ट है, तो उन एस्पिरेंट्स को आपका क्या व्यक्तिगत राय है, क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए? तो अगर आपने अपनी सारी बेसिक बुक्स और करेंट अफेयर्स पढ़ लिए हैं, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल काम माइंड हो करके जाएं। मैक्सिमम लोगों का प्रीलिम्स इसलिए क्लियर नहीं होता है क्योंकि वो 2-3 डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस देख के नर्वस हो जाते हैं। तो प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए सबसे बड़ी बात आपका माइंड काम हो। आप सिर्फ आपने जो पढ़ा है उससे ही नहीं, बल्कि अपने जनरल अवेयरनेस से और आपने बचपन से अब तक जो कुछ सीखा है उसके बेसिस पे कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए आंसर्स डिराइव करने की जो है कोशिश करें, और बिल्कुल शांत रहें पेपर के दौरान। 2 घंटे बहुत होते हैं जीएस के एग्ज़ाम के लिए, तो हड़बड़ाने की या किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
इसी के अलावा और आपकी भी और भी क्वेरीज है तो आप मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यूपीएससी के नोट्स हैं वो आप लेना चाहते हैं, या फिर सर के जो बुक लिस्ट थी या फिर उससे संबंधित उनके नोट्स हैं और भी लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर सर से आप सर से आप जुड़ना चाहते हैं तो सर का इंस्टाग्राम का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप सर से बात कर सकते हैं और इनकी यूपीएससी जर्नी भी जान सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।